मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार पुलिस की ईओयू ने मनीष को रिमांड पर लिया था, जहां अब तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले गई है। बताया जा रहा है कि हिंसा की खबरें फैलाने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। पहले ईओयू ने मनीष कश्यप को रिमांड पर रखा था, वहीं तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। आपको बताते चलें कि आज मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ तमिलनाडु ले गई, जिस पर जानते हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट का क्या कहना है। इस पर आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, तो इस माध्यम से, इस केस के माध्यम से उन तमाम लोगों को मैं लीगली अवेयर करना चाहता हूं कि उनको भी जानकारी हो जाए कि ऐसी परिस्थिति में क्या होता है। कुछ ही चूँकि लीगल टर्म हमेशा समाज में घूम फिर कर कुछ रिमांड, प्रोडक्शन इत्यादि टर्म यूज होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि प्रोडक्शन क्या होता है कि जब एक ही व्यक्ति पर विभिन्न मामले दर्ज होते हैं और विभिन्न थाना में होता है, विभिन्न जगह, तो एक केस में मान के चलिए कि यदि पुलिस ने पूछताछ किया और उसका, और यदि दूसरा केस में भी उनको लगता है कि हमको जो लोकल वहाँ के जिनके जुरिडिक्शन में वो पढ़ते हैं, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन, कि प्रोड्यूस द बॉडी जो होता है। तो उस केस में उनको जब भेजा जाता है तो वो प्रोडक्शन, और उसके बाद यदि उनको लगेगा, रिमांड क्या होता है कि यदि 24 आवर्स में यदि किसी व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, कुछ और लीडिंग चीज़ है जो उनके पास से प्राप्त हो सकता है, तो वो जो आईओ होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कंसर्न जो सीजीएम होते हैं, तो उनसे वो मांग करते हैं, पीढ़ी का मतलब पुनः, कि हमको ये और इनसे पूछताछ की ज़रूरत है, और डिमांड को आप रिमांड समझिए, जिस तरीके से टर्म है कि उनको दिया जाता है। तो ये साधारण शब्दों में ये समझिए कि अभी जो है 31/3 का जो है 2023 में इनको मदुरई जो तमिलनाडु में है जगह, वहाँ पर जो एफआईआर हुआ है उसमें इनको डेट है, तो उस डेट में उनको वहाँ पर प्रस्तुत होना है, जिस वजह से जो है सो यहाँ से तमिलनाडु पुलिस जो है सो यहाँ से लेके गई है, और 31/3 को जो है सो वहाँ पर उनको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इसमें जो एक और अभियुक्त हैं राकेश जी करके, उनको भी तमिलनाडु पुलिस ले गई थी, लेकिन पुनः फिर उनको वापस कर दिया गया और अभी बेऊर जेल में वो आ गए हैं। तो ये जो है सो वही एक लीगल टर्म में जो है सो ये परिस्थिति है, और जिस वजह से जो है सो अभियुक्त को वहाँ पर अभी भेजा गया। अभी ऑन रिकॉर्ड जब बात किया जाए तो इन मनीष कश्यप के ऊपर 9 केस पहले था, 6 केस बिहार में हुआ, 3 केस जो है सो इकोनॉमिकल ऑफेंस है, और ऐसा पुष्ट खबर नहीं है, बट जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि 3 केसेस के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर तमिलनाडु में हुआ है। लेकिन अभी जो मदुरई केस जो है मदुरई में हुआ, उसमें इनका जो है सो प्रोडक्शन उनके लिए भेजा गया है, न कि अन्य चीज़ का जो है सो रिकॉर्ड पर वही है कि मदुरई में जो हुआ है उस वजह से, तो अन्य चीज़ों का नहीं। तो अभी जो जानकारी के मुताबिक आप कहेंगे तो एक केस का जो है सो अभी जो रिकॉर्ड पर आया है तमिलनाडु में, और 3 केस यहाँ पर, और एक केस और किसी व्यक्ति ने शिकायत किया है जिसका भी जिक्र है, जो अभी हमने उसका एफआईआर देखा नहीं है। कमो बेश आप देखेंगे जितने भी केस इनके ऊपर हुए हैं तमिलनाडु प्रकरण में, सभी में कॉमन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। स्पेशली मैं मदुरई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई है वो 153 का ए, 153 बी, 505 का 1B जो है, और ये 468, 471 और 120, ये तमाम आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत जो है सो एफआईआर दर्ज किया गया है इनके खिलाफ। और इसमें जो लोग जानना चाह रहे हैं, अधिकतम सज़ा का जो प्रावधान है वो 468 में धारा जो है आईपीसी का, जिसमें 7 वर्षों तक का सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं कि 7 वर्ष हो जाएगा तभी जेल से निकलेंगे, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो बेल का प्रावधान होता है, वो ट्रायल में वो अधिकतम सज़ा, रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन की बात होती है। तो भले ही इसमें जो आपको लगेगा, तो वो बेल एक अलग प्रोसेस होता है। वो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस केस के माध्यम से लोग जानकारी ले लें कि भाई इस तरह की बातें आई तो बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं। तो वो नहीं, ये केस है और केस की ये प्रक्रियाएं हैं। अनुसंधानकर्ता जो है सो इसमें पूरा अनुसंधान करके चार्जशीट किस धाराओं में करते हैं, तब जाके जो कहिएगा कि उनको इसमें जो है सो सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पे ले गई है मनीष कश्यप को। ये जो टर्म आता है ट्रांजिट रिमांड, ये क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब सफ़र के दौरान नियम जो है, जब एक व्यक्ति को सफ़र करवाना हो
चाहे वो 30 किलोमीटर से ऊपर का जब भी सफ़र कराना होता है तो वो वहाँ के संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे अनुमति लेके, ट्रांजिट का मतलब समझिए कि यहाँ ट्रांसपोर्ट से जोड़ दीजिए कि रास्ते में उसको लेके जाना है, उसके लिए भी अनुमति ली जाती है कोर्ट से, तो वही ट्रांजिट रिमांड होता है। तो अभी चूँकि बिहार से इनको तमिलनाडु लेके जाया गया है तो बोलचाल में लोग इसको ट्रांजिट रिमांड भी बोलते हैं। जब रिमांड पर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो टॉर्चरिंग दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल टॉर्चर, एक होता है मेंटल टॉर्चर। तो फिजिकल टॉर्चर का मतलब कि मारे पीटे, यातना दिए, शारीरिक चोट इत्यादि, तो उसको फिजिकल टॉर्चर कहते हैं। एक होता है कि मेंटल टॉर्चर, तो मानसिक रूप से, चूँकि वो तो पुलिस जब कभी करेगी तो जो संबंधित वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं कि उनको जब पुलिस ली होगी उससे पहले मेडिकल कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि शरीर में कोई दाग धब्बा चोट का निशान नहीं हो, जख्म नहीं हो। और जब वो पुलिस को समर्पित पुलिस करती है वहाँ पर जेल में, उस टाइम में भी उसको मेडिकल दिखाना होता है कि देख लीजिए हम कहीं कुछ नहीं किया। तो ये फिजिकल टॉर्चर का तो संभावना बहुत कम होता है, परंतु मेंटल टॉर्चर का संभावना वहाँ रहता है कि मेंटली प्रताड़ित करने का, मानसिक प्रताड़ना का बहुत सारा चीज़ होता है रूप। तो वो चीज़ से इनकार जनरली नहीं किया जाता। लेकिन जब चूँकि ये 7 दिन की रिमांड पर ये इससे पहले मैंने 6 दिन रह चुके हैं, अभी भी गए हैं, तो एक संभावना रहता है, लेकिन पुलिस बचती है चूँकि बदनामी ये जो बेसिकली है। लेकिन पुलिस की जो प्रताड़ना का सवाल है, लोगों के मन में एक डर बना रहता है, तो ये भी एक तरह से मेंटल प्रेशर ही समझिए और प्रताड़ना ही समझिए। रिमांड का जो प्रोविज़न है वो इसमें 15 दिन तक किसी व्यक्ति को रख सकता है एक केस में, तो वो लेकिन रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में 15 दिन दिया जाता है। इस केस में सब चीज़, जितना भी चीज़ है वो ऑन रिकॉर्ड आया है। रिकॉर्ड का मतलब कि भाई इन पर मूल एलिगेशन ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा खबर को प्रसारित किया यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, जिससे 2 राज्यों के बीच में हिंसा भड़कने की संभावना थी। तो वो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है। तो ये केस जो है सो डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है, क्योंकि वो जितना भी चीज़ है वहाँ है। तो इनके डायरेक्ट पोजीशन से कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं उपलब्ध होना है। तो जज साहब का भी यही कहना होगा कि भाई सारा चीज़ तो रिकॉर्ड है, यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड है, वहाँ से आप ले लीजिए। तो इसमें स्पेशल इनको रिमांड पर रखने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए बहुत लंबे रिमांड का मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें है। वो सिंपल उनके प्रोडक्शन वारंट का जो जिक्र है कि उन्होंने आवेदन दिया, इनको वो स्वीकृति मिलती है कि आप लेके जाइए। अब कितने दिनों का ये सब चीज़ का जिक्र जो होता है, अभी न वहाँ पर तो अब संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने क्या अपना अर्जी लगाते हैं उस चीज़ का मॉनिटरिंग वहाँ से किया जाएगा, यहाँ से नहीं। चूँकि 2 अलग अलग राज्यों में केस हुआ है, लेकिन इसका विकल्प ये होता है जब कोई भी व्यक्ति पर विभिन्न मामले दर्ज होते हैं विभिन्न राज्यों के अंतर्गत, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होती है कि सभी केसों को एक साथ संलग्न करके एक जगह सुनवाई के लिए वो कर देते हैं। तो वो आवेदन पढ़ने पर जो है सो इस तरह की जो है सो व्यवस्थाएं की जा सकती है। देखिए, जमानत के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे केस को, तो जमानत के दृष्टिकोण से ये केस में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ऐसे परिस्थिति में अन्य मामलों में माननीय हाई कोर्ट तक में आते आते बेल लोगों को मिला है सामान्यतः। अब हर केस का अपना अपना नेचर होता है, अपना फैक्ट होता है, पूरी परिस्थिति को देखना। लेकिन हाई कोर्ट तक आते आते ऐसे केस उसमें हम लोगों ने देखा है कि अन्य लोगों को बेल मिलता है। तो बेल देर सवेर सबको मिलती है, इसीलिए हमको तो लग रहा है कि बेल मिलेगा ही। लेकिन समय आपको 4-5 महीना भी हाई कोर्ट में जो 3 महीना पर नंबर पर आने में लगता है सामान्यतः, अभी 2.5 से 3 महीना लग रहा है। 1-1.5 महीना वहाँ प्रोसेस में लोअर कोर्ट का होता है, तो 3-4 महीने का वक्त ऐसे परिस्थिति में लग जाता है। और इनको बेल लेना होगा तो सभी केस में बेल लेना होगा, दोनों राज्यों का अलग है। पहले तो पटना के में जो बिहार में जो केस हुआ है तो उसके लिए तो उनको जुरिडिक्शन पटना हाई कोर्ट को है। तमिलनाडु में जो है वो तमिलनाडु हाई कोर्ट को है। तो वो देखा जाएगा कि उनको उस केस में वहाँ से बेल, इस केस में यहाँ से बेल, फिर उसके बाद रिलीज होंगे। अलग इशू पर देखिए, जुरिडिक्शन की बात है। यदि सभी केसों को 2 राज्यों के अंतर्गत मामला दर्ज है, तो 2 राज्यों के बीच में जब कभी भी डिस्प्यूट होगा या कुछ भी संबंधित होगा, तो उस ट्रांसफ़र का या एक करने की शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे परिस्थिति में डायरेक्ट वो जाएंगे और जा भी सकते हैं, और वहाँ पर ये प्रावधान की बात मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा परिस्थिति कि होगा। लेकिन एक ही राज्य में 2 जिला में अलग अलग हो तो एक करने की शक्ति या ट्रांसफ़र करने की शक्ति वो संबंधित हाई कोर्ट को होता है। तो यहाँ तो चूँकि 2 राज्यों का मामला है,
इसीलिए ऐसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ही शक्ति है कि केस को एक ही जगह करने की या ट्रांसफर। देखिए, बेल और रिहाई दो अलग टर्म है। बेल होता है टेम्परेरी कि आप अभी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, तत्काल आपको जेल से निकलने की मोहलत माने निकाला जाता है कि ट्रायल में आप सपोर्ट करेंगे। परंतु रिहाई जो टर्म यूज होता है, तमाम गवाह बयान सबूत को देखने के बाद उनके खिलाफ यदि सबूत नहीं पर्याप्त मिलते हैं तो ऐसे परिस्थिति में कहता है कि इनको बाइज्जत बरी की जाती है। और जब किसी व्यक्ति को रिहाई होती है, बाइज्जत बरी होती है, तो वो सामान्य जीवन वो जी सकता है, वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। और निर्दोष व्यक्ति जब साबित होते हैं तो सब कुछ करने की आज़ादी है, तो उनका कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो सामान्य व्यक्ति की तरह वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अभी इस परिस्थिति से आप अभी का जो दौर है 15-20 दिन, ये इनके लिए परेशानी का ज़्यादा संकट है। 20 दिन तो सर इसमें बीत चुकी है, फिर अभी और मैं 20 दिन बता रहा हूँ, अभी और बाकी है। 15-20 दिन इनके लिए और अभी कष्टकारक होगा। उसके बाद रूटीन वे में जेल चले जाते हैं लोग, तो जेल के बाद फिर तारीख, बेल, ये सब प्रोसेस। भाषा का अंतर है, वहाँ तमिलनाडु में हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं, या खान पान का और वातावरण का भी असर होता है। जैसे वहाँ पर नारियल तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको और हमको नारियल तेल में खाना दे तो नहीं खाएंगे, सरसों तेल का आदत है। तो ये सब व्यवहारिक पक्ष होता है जो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, परंतु बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में ध्यान रखा जाता है कि अभियुक्त हिंदी भाषी हैं, हिंदी का टर्म समझते, तो उनको जो प्रश्न पूछा जाएगा तो उन्हीं के भाषा में। सुरक्षा जिनको कस्टडी में दी जाती है उनकी ही जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की होती है। तो चूँकि अभी तमिलनाडु पुलिस लेके गई है, तो सुरक्षा की दायित्व संपूर्ण, अगर रास्ते में कुछ होता है, अननेचुरल वे में कुछ भी इनके साथ दुर्घटनाएं होती है, तो सारी जिम्मेदारी तमिलनाडु पुलिस की होगी वर्तमान परिस्थिति में, चूँकि तमिलनाडु पुलिस लेके गई है।